नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रविंद्र कुमार अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम संविधान के भाग 3 को पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है हमारे लिए और इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है जो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों को पढ़ने से पहले हम मौलिक अधिकारों की विशेषताएं और थोड़ी सामान्य जानकारी मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे, जैसे कि मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक देश की आधारशिला होते हैं और ये व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ये राज्य के विरुद्ध गारंटी होते हैं और इनको मौलिक अधिकार इसलिए भी कहा गया है क्योंकि संविधान के प्रति भी गारंटी है। संविधान इनको संरक्षण देता है और मूल शब्द इसलिए आया है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास अर्थात उसके बौद्धिक विकास, भौतिक विकास और नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। इसके इतिहास की बात करें तो आधुनिक काल में समय पर मौलिक अधिकारों की मांग होती रही। सबसे पहले ब्रिटेन में 1215 में मौलिक अधिकारों की मांग उठाई गई और ब्रिटेन की नागरिकों को वहां के मौलिक अधिकार दिए गए, जिसको 1215 का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो आप आंसर देंगे कि भारतीय संविधान का भाग 3 भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यूएसए में भी समय समय पर मांग होती रही मौलिक अधिकारों की। इसी के चलते चलते भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल से ही मौलिक अधिकारों की मांग होती रही। इसमें सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट 1928 में सौंपी, जिसमें मौलिक अधिकारों को बताया गया। उसके बाद 1931 में कराची का अधिवेशन होता है कांग्रेस का कराची में, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल जी ने की थी। उसमें भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई। तो ये सामान्य जानकारी थी। आपसे अगर कोई पूछे कि मौलिक अधिकार कब से मांगे जा रहे हैं या मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इनको मूल क्यों कहा जाता है, थोड़ा इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। मौलिक अधिकार की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता रही है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में है और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और मौलिक अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है अर्थात इनका न्यायपूर्ण अवलोकन हो सकता है और मौलिक अधिकारों में व्यक्ति की स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाता है अर्थात व्यक्तियों को पर्याप्त स्वतंत्रता होती है। किंतु अगर बात करें कि पर्याप्त स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक संतुलन भी बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकारों पर युक्त निर्बंधन भी लगाया जा सकता है। अर्थात मौलिक अधिकार प्रगतिशील है और समय और परिस्थिति के अनुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है अर्थात संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में राज्य क्या है यह बताया गया है। बताया गया है कि राज्य क्या है। तो राज्य के मतलब यहां पर है संघ की विधायिका, संघ की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, सभी सरकारी अर्ध सरकारी संगठन, कर्मचारी, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। कोई भी प्राइवेट संस्थाएं जैसे कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई राज्य नहीं है। और इसका एक अपवाद भी है। अगर न्याय आपसे कोई पूछे क्या न्यायपालिका राज्य है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि नहीं। न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय है अर्थात न्यायपालिका इसका एक अपवाद भी है। इसके बाद अनुच्छेद 13 की बात करते हैं जिसमें विधि की परिभाषा लिखी गई है। अर्थात
विधि से यहाँ पे तात्पर्य है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। अगर राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको असंवैधानिक घोषित करार किया जाएगा। विधि से यहाँ पर तात्पर्य है कि कोई ऐसा आदेश पारित नहीं होगा, कोई शासनादेश पारित नहीं होगा, कोई रूढ़ि, कोई परंपरा ऐसी नहीं होगी जो हमारे मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाती हो। यदि संवैधानिक संशोधन की बात करें तो इसको विधि नहीं माना गया है, ये एक प्रक्रिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बात करते हैं कि क्या मौलिक अधिकारों में भी संवैधानिक संशोधन हो सकता है। तो इसमें यहाँ पर हम 2-3 वाद हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जिन पर चर्चा करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं शंकरी प्रसाद वाद 1951। शंकरी प्रसाद वाद 1951 ये मौलिक अधिकारों को लेकर पहला वाद था और जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान में कहीं भी संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद एक वाद आता है गोलकनाथवाद 1967। इसमें कहा गया है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है अर्थात अनुच्छेद 368 हमने पहले भाग में पढ़ा था, भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 यह बताता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। किंतु इस वाद में कहा गया है कि जो 368 है वो संशोधन करने की प्रक्रिया है न कि शक्ति। तो इसी को देखते हुए भारतीय संविधान में एक संशोधन होता है 24वां संशोधन 1971 में, और इसमें पहली बार जो 368 है उसमें प्रक्रिया के साथ साथ शक्ति शब्द जोड़ा गया। अर्थात अब कह सकते हैं कि 368 के अनुसार संविधान में मौलिक अधिकार के साथ साथ कहीं भी संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद आता है केशवानंद भारती वाद 1973। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है क्योंकि यह अब तक के सबसे बड़ी बेंच ने अर्थात 13 न्यायाधीशों की बेंच ने अपना निर्णय दिया और इसमें कहा था कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ संशोधन हो सकता है, अर्थात मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान में कहीं भी संशोधन हो सकता है, किंतु संविधान के मूलभूत ढांचे के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हमको पहली बार मूलभूत ढांचा शब्द सुनने को मिलता है। हम बात करें कि मूलभूत ढांचा क्या है तो इसको समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि यह सीमित नहीं है, मौलिक ढांचा सीमित नहीं है। समय के साथ साथ हम इसको बताते रहेंगे कि मौलिक ढांचा क्या है। इसमें सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली आती है, विधि का शासन आता है, भारत की धर्मनिरपेक्षता आती है और न्यायिक पुनर्वलोकन आता है। ये सब संविधान का मूलभूत ढांचा है। किंतु यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सीमित नहीं है, समय के साथ साथ इसमें हम और भी बताते रहेंगे कि मूलभूत ढांचा क्या है। इसके बाद चौबीस 42वां संशोधन 1976 आता है और इसमें 368 अर्थात संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें खंड 4 और 5 जोड़ा जाता है और बताया जाता है कि ध्यान से आपको सुनना है, एक शब्द और आपको सुनने को मिलेगा यहाँ पर कि संविधान में कहीं भी संशोधन किया जा सकता है, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसके बाद एक और केस आता है
मिनर्वा मिल्सवाद 1980 है। और मिनर्वा मिल्सवाद में कहा गया है कि जो 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़ा गया था, उसको असंवैधानिक घोषित करार किया जाए, क्योंकि इससे संविधान की संरचना प्रभावित हो रही है। तो इस आधार पर अगर वर्तमान स्थिति देखी जाए तो संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ कहीं भी परिवर्तन हो सकता है, किंतु इसके मूलभूत ढांचे को लेकर किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो आज हम यहीं तक बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, हम 14 से लेकर 35 तक बात करेंगे, अर्थात हमें जो 6 अधिकार मिले हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का आधार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन सभी पे एक एक करके हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप मुझसे जुड़े रहिए और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल प्रोवाइड कराऊं। तो मुझे आशा है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज आपसे विनती है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।